जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 1000 क्वेश्चन की हमारी सेकेंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम 21 क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग भी एमपीटीओ की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी एग्जाम की, जैसे मान लो एनपीसीआईएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, और अगर आपका ट्रेड फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है तो यह क्लास आप ही के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास में अगर आप आ चुके हो, आपने अगर वीडियो को वॉच कर लिया तो क्लास को पूरा देखिएगा, आप समझ जाओगे कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो यह क्लास आपके लिए बेनिफिशियली रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास को करते स्टार्ट। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ आदि मिल सके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका क्या है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, नर्लिंग ऑपरेशन दो वर्कपीस पर किया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सही इंप्रेशन कौन सा बन रहा है और गलत इंप्रेशन कौन सा बन रहा है। तो यह दो पार्ट है जिस पर नर्लिंग की हुई है। अब इसमें जो सही इंप्रेशन बन रहा है, आप देख के ही बता सकते हो कि सही इंप्रेशन किस पे बन रहा है। ए ऑप्शन पे सही इंप्रेशन बन रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए पर सही इंप्रेशन बन रहा है और बी पर जो है यह रॉन्ग इंप्रेशन बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, और इसमें क्या पूछा है। इसमें आपको एक गियर ट्रेन दी हुई है और इसमें बताना है आपको कि थ्रेड कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दिखाई गई है, ये है। यहाँ पर एक गियर ट्रेन बताई है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी गियर ट्रेन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, ये सिंपल गियर ट्रेन, सेकेंड ऑप्शन है आपका जटिल गियर ट्रेन, सी ऑप्शन है आपका मिश्रित गियर ट्रेन, और डी ऑप्शन है आपका लॉन्ग गियर ट्रेन। तो यह जो गियर ट्रेन है, यह कौन सी गियर ट्रेन है? यह सिंपल गियर ट्रेन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साधारण गियर ट्रेन या सिंपल गियर ट्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 23 है आपका अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल नहीं है। इंग्लिश देख लेते हैं इसका। विच ऑफ दिस नॉट अमोंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस चार्ट सिंबल। ऑप्शन है इसमें प्रचालन, सेकंड ऑप्शन है इसमें परीक्षण, सी ऑप्शन है इसमें भंडारण, और डी ऑप्शन है इसमें प्रचालन। तो इसमें से जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो कौन सा नहीं है? तो जो भंडारण है, स्टोरेज, यह स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, तो सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 24 नंबर का अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया साइन को इंगित करता है। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचिए कि जो अपने फिगर वाले क्वेश्चन है या जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो आएंगे नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम। यह है गिरने का खतरा, या विषैले पदार्थों का खतरा, या विद्युत आघात का खतरा, या विस्फोटक का खतरा। तो यह जो चिन्ह दिखाया गया है आपको, यह किस चीज़ का चिन्ह है? यह आपका आ जाएगा विद्युत का खतरा, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। किस चीज़ का है यह? रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है यह चित्र। तो ध्यान में रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। क्यों वर्क बेंच का ऊपरी शीर्ष लकड़ी का बना होता है? व्हाट इज द टॉप ऑफ द वर्क बेंच मेड ऑफ वुड। आपको बताना है कि जो वर्क बेंच होता है उसका ऊपरी शीर्ष लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है इसमें, यह आघात को अवशोषित कर सकता है, सेकेंड ऑप्शन है इसको, यह फिनिश्ड घटक को क्षतिग्रस्त नहीं करता, सी ऑप्शन है बूथ ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन है इसमें नॉन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लकड़ी होती है, यह वर्क बेंच का ऊपरी सिरा लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह इम्पैक्ट फोर्स जो होता है, जो शॉक लोड पड़ता है उस पर, उसको भी अवशोषित कर लेता है। और साथ ही साथ जो फिनिश्ड सतह होती है उन पे भी डेंट आदि नहीं लगने देता, फिनिश्ड सतह को भी क्षतिग्रस्त नहीं होने देता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पे? अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का। इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है? क्या बताना है आपको कि कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है इसमें। ऑप्शन है इसमें ट्राई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है स्टील रूल, सी ऑप्शन है इसमें स्ट्रेट एज, और डी ऑप्शन है इसमें रिंग एज। तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो स्टील रूल होता है यह हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, तो इसका राइट आंसर स्टील रूल ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और अगर पूछा जाए कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट या स्टील रूल से जो कम से कम माप ली जा सकती है वो कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 या 1/2 इसका राइट आंसर हो जाता है। स्टील रूल द्वारा हम आधे mm की 0.5 mm की माप ले सकते हैं। और जो ट्राई स्क्वायर, स्ट्रेट एज और रिंग एज होता है यह हमारे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं, यह हमारे डायरेक्ट मेजरिंग टूल नहीं होते। लेकिन स्टील रूल जो है यह हमारी डायरेक्ट मेजरिंग टूल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मीट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणक क्या होता है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट बताना है। द लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर इज, ऑप्शन है इसमें क्या 0.01 मिलीमीटर होता है, 0.05 मिलीमीटर होता है, या 0.10 मिलीमीटर होता है, या 0.50 मिलीमीटर होता है। तो जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आपको वर्नियर का लिस्ट काउंट पूछ लिया जाए तो वर्नियर का लिस्ट काउंट आपका कितना होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है आपका 0.02। और 0.02 भी किस वर्नियर स्केल का होता है, जिसके 49 भाग 50 भागों से मैच करते हैं। मतलब कि जो हम अधिकतर जनरली यूज़ करते हैं उस वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट आपका 0.02 ही होता है। वैसे अगर अलग अलग मान दिए जाए तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट भी बदलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, रंदा करते समय रंदे के दांत में चिप भर जाती है, इसे क्या कहते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं इसका, विच फाइलिंग क्लॉगिंग द टीथ ऑफ फाइल बाय चिप्स टेक प्लेस दिस कॉल्ड। मतलब जो फाइल होती है और जब जिससे हम फाइलिंग करते हैं तो जो फाइलिंग करते समय फाइल के दांतों के अंदर जो चिप्स भर जाते हैं, उन चिप्स भर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब वो चिप्स का भरना क्या कहलाता है, यही आपको इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसमें लोडिंग, सेकंड ऑप्शन है इसमें ड्रेसिंग, सी ऑप्शन है इसमें पिनिंग, और डी ऑप्शन है इसमें जेम्पिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पिनिंग। हम उसको पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है फाइल से, अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो टेग होता है वह फाइल का भाग होता है, उसको हार्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ताकि फाइल में जो ठोकने पीटने पर यह टूट ना सके। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है, डबल कट फाइल का प्रयोग पर फाइल करने के लिए होता है। डबल कट फाइल के बारे में पूछा है इसमें, और डबल कट फाइल इज यूज टू फाइलिंग ऑन। ऑप्शन है इसमें लकड़ी पे, चमड़े पे, इस्पात पे, या हार्डबोर्ड पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी डबल कट फाइल होती है उसका यूज़ हम स्टील पर करते हैं, इस्पात पर करते हैं। और रासपकट फाइल का यूज़ कहाँ करते हैं, हम लकड़ी चमड़ा आदि पे रासपकट फाइल का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे और ये इसरो में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ आपके एमपीटीओ के एग्जाम के लिए भी। इसका राइट आंसर इस्पात रहेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है इसमें, कि अच्छा प्रशीतक का कौन सा गुण नहीं होता। यह क्वेश्चन आपका लुब्रिकेशन और कूलेंट से लिया गया है, कि विच इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड कूलेंट। कूलेंट की कौन सी गुड क्वालिटी नहीं होती, यही आपको इसमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका, इसमें उच्च उष्मा अवशोषित का गुण होता है, क्या यह प्रशीतक का अच्छा गुण नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें अच्छा स्नेहक का गुण होता है। सी ऑप्शन है इसमें यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। और डी ऑप्शन है इसमें उच्च फ्लैश पॉइंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो कूलेंट होता है वह केमिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, तो यही इसका आंसर गलत होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें नहीं पूछा है, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें जो और ऑप्शन दिए, जैसे कि इसमें दिया है इसमें उच्च उष्मा अवशोषण का गुण होना चाहिए, यह भी सही है। इसमें अच्छा स्नेहक का गुण होना चाहिए, यह भी सही है। और इसका फ्लैश पॉइंट भी अच्छा होना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन अगर यह केमिकली एक्टिव रहेगा तो क्या होगा जाएगा, यह रासायनिक क्रिया कर लेगा, आग लग सकती है, और भी कोई इसमें जो है इश्यूज हो सकते हैं जिससे कि दुर्घटना हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, यह इसका गलत जवाब है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कूलेंट में नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का, सॉरी क्या है इसमें 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। यहाँ पर दिया है कि लेथ पर गहराई से कटाई के लिए क्या प्रयुक्त होता है।
जो लेथ मशीन होती है इस पे जो हम डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका। व्हाट इज़ द यूज़ ऑन लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट? लेथ पर डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है इसमें कंपाउंड स्लाइड, सेकेंड ऑप्शन है इसमें टॉप स्लाइड, सी ऑप्शन है इसमें टूल को एडजस्ट करके, और डी ऑप्शन है इसमें क्रॉस स्लाइड। तो देखिए जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के ऊपर जो हमारा टूल होता है, टूल को हम जब कट देते हैं तो वो किस चीज़ के द्वारा देते हैं? आप सभी जानते होंगे कि जो हम टूल को कट देते हैं वो किस चीज़ के द्वारा देते हैं? क्रॉस स्लाइड के द्वारा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस स्लाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टर्नर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट को अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला है। ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मीट्रिक थ्रेड बनाने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों वाले विशेष गियर का प्रयोग हो सकता है, इसे क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जिस लेथ मशीन में 127 दांत या 63 दांत वाले गियर का प्रयोग किया जाता है, तो इस गियर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही इसमें पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते, क्या इनको आइडलर गियर कहते हैं, चेंज गियर कहते हैं, ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं, या कंपाउंड गियर कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। कौन सा गियर कहते हैं? ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। लेथ चक जा का फ्रंट फेस को स्टेप्ड करके इस स्टेप का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर बोला है द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जा आर स्टेप्ड, द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज टू। मतलब कि लेथ के चक में जो जा होती है उस पर स्टेप बनी होती है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो लेथ मशीन की जा होती है इस पर कुछ इस आकार की स्टेप बनी होती है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यही आपको इसमें बताना है। क्या रूप रंग बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, भार को कम करने के लिए किया जाता है, या जकड़न शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या बड़े व्यास वाले वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़े व्यास वाले वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है, ना कि जकड़न की शक्ति बढ़ाने के लिए। क्योंकि इसमें जो स्टेप बनी होती है किस आकार की बनी होती है? इस आकार की स्टेप बनी होती है। तो हमको जो बड़ा वर्कपीस लगाना है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे, अगर उससे छोटा लगाना है तो यहाँ पर लगा लेंगे। तो यही पूछा है इसमें, क्वेश्चन पूछने का पर्पस वही है कि यह जो स्टेप बनी होती है किस लिए बनी होती है? बड़े व्यास वाले वर्कपीस को पकड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए लेथ के आरेख में सेंटर के बीच की दूरी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है इसमें ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना है कि इस लेथ मशीन का जो चित्र दिया हुआ है, चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यह जो लेथ मशीन का फिगर आपको दिखाया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला है जो सेंटर की दूरी को दर्शा रहा है। क्या बताना है आपको इसमें? सेंटर की दूरी को कौन सा चित्र इसमें दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जो यहाँ पर बी ऑप्शन है, जो इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच है, तो यही हमारी सेंटर की दूरी हो जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि लेथ बेड, क्या पूछा है? लेथ के बेड के ऊपर स्विंग व्यास बेड से मापित सेंटर ऊंचाई से होता है। जो लेथ मशीन होती है इसमें यही पूछा गया है कि जो लेथ बेड होता है आपका, उसका व्यास कितना होता है? जो स्विंग साइज होता है हमारे, वह सेंटर से लेथ बेड की दूरी के बराबर होता है, या 2 गुना होता है, या आधा होता है, या 3 गुना होता है? तो देखिए जो हमारी लेथ मशीन होती है, मैं यहाँ पे फ्री हैंड स्केच कर दे रहा हूँ। मान लो हमारे लेथ के हेड स्टॉक का सेंटर है और यह हमारा बेड है। तो इसमें यही पूछा है कि इसमें जो स्विंग साइज होता है वो लेथ बेड के कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह 2 गुना होता है, इधर भी आधा और ऊपर भी आधा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल पर तेजी से घिसता है, और सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल वेयर ऑन फास्ट एट। आपको बताना है कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल किस गति पर तेजी से घिसता है? क्या तेज गति पर, धीमी गति पर, मध्यम गति पर, या बहुत तेज गति पर? तो देखिए जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल होता है वह किस गति पर तेजी से घिसता है? वह मध्यम गति पर, मतलब कि स्लो स्पीड, क्या हो जाएगा उसमें? धीमी गति पर तेजी से घिसता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लो ईट पर
जो स्लो स्पीड होगी उस पर हमारा सीमेंटेड कार्बाइड का टूल जल्दी से घिस जाएगा। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकांशतः सीमेंटेड कार्बाइड टूल पर कौन सा रेक एंगल दिया जाता है। यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सीमेंटेड कार्बाइड के कटिंग टूल पर कौन सा कटिंग एंगल, वो कौन सा जो रेक एंगल है, कटिंग रेक एंगल, वह दिया जाता है। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव रेक एंगल या नेगेटिव रेक एंगल। ध्यान रखिएगा, सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। और इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें आपको पूछा है कि उस लेथ एक्सेसरीज की पहचान करें जिसे लंबे पतले पीस के लिए अतिरिक्त सहारा देने हेतु प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कोई लंबा वर्क पीस मशीन पर हमको बांधना है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, क्या स्टडी रेस्ट का, टूल पोस्ट का, मेंड्रल का या लेथ डॉग का। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट का हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो हमारी लेथ मशीन होती है उस पर अगर हमको लंबा वर्कपीस बांधना होता है तो उसलिए हम स्टडी रेस्ट का यूज़ कर लेते हैं ताकि वह मुड़ ना सके। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्टडी रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर हम दो स्टडी रेस्ट का यूज़ करते हैं, एक होती है फिक्स स्टडी रेस्ट और एक होती है फॉलोअर स्टडी रेस्ट। आपको अगर यह पूछा जाए कि जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट होती है उसके जो पेड़ बने होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं, तो उसका राइट आंसर आप लगाइएगा, उसका राइट आंसर आ जाएगा पीतल, वह पीतल के बने होते हैं। और साथ ही साथ यह किस एंगल में होते हैं, देखिए जो हमारी फॉलोअर स्टडी रेस्ट होती है उसमें कितने, तीन पेड़ होते हैं, सॉरी दो पेड़ होते हैं। और जो फिक्स स्टडी रेस्ट होती है उसमें दो पेड़ होते हैं। तो यह हमारे जो फॉलोअर होती है उसके 120 डिग्री पर बने होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 120 डिग्री आ जाएगा फॉलोअर स्टडी रेस्ट का। और पेड़ पूछा जाए आपको कि किस धातु का बना होता है, तो वह क्या आ जाएगा, पीतल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन क्रियाओं में से कौन सी क्रिया लेथ मशीन पर किया जा सकता है। आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन लेथ। लेथ मशीन पर कौन सी क्रिया नहीं की जा सकती। ऑप्शन है इसमें पंचिंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग या फिर फेसिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पंचिंग क्रिया है यह हम लेथ मशीन पर नहीं करते। स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग और फेसिंग, यह तीनों क्रियाएं हम लेथ मशीन पर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए, पंचिंग हम लेथ मशीन पर नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का। लेथ टूल का फ्रंट क्लियरेंस एंगल अगर 8 डिग्री और बैक रैक एंगल 15 डिग्री है तो इसका वेज एंगल कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 67 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है आपका 75 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 82 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 33 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा 67 डिग्री। देखिए अगर आप 67 प्लस 15 प्लस 8 को अगर आप इंक्लूड करते हो, इसको अब अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली कई परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है। आप में से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि यह वीडियो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है, तो आप पूरा देखिएगा। आपके लिए ये प्रशिक्षण अधिकारी जो MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर होने वाला है उसके लिए यह न्यू की कील जो बोलते हैं ना, बस वही साबित होगी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बुश बियरिंग में घूमने वाला शाफ्ट का अच्छा उदाहरण है। जो बुश बियरिंग होती है इसमें जो शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट जो घूमती है उसका अच्छा उदाहरण कौन सा है, यही पूछा है इसमें। स्लाइडिंग फीट है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है रनिंग फीट, सी ऑप्शन है इसमें पुश फीट और डी ऑप्शन है इसमें ड्राइविंग फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रनिंग फीट इसका एक अच्छा उदाहरण है। मान लो कि कोई हमारा बियरिंग है और बियरिंग में हमारी कोई शाफ्ट घूम रही है, तो यह किस फीट के अंतर्गत आता है, यह रनिंग फीट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रनिंग फीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार 100H6G5 का क्या अर्थ है। इसमें आपको बताना है कि जो 100H6G5 दिया है इसका क्या अर्थ है। यह लिमिट फिट टॉलरेंस से लिया गया क्वेश्चन है। आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है लिमिट फिट टॉलरेंस। इसमें से एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वास्तविक साइज 100 मिलीमीटर है, सेकेंड ऑप्शन है आपका मूल साइज 100 मिलीमीटर है, सी ऑप्शन है आपका वास्तविक साइज और मूल साइज के बीच का अंतर 100 मिलीमीटर है, या डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस।
तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो 100 है यहाँ पर वह क्या है, वह बेसिक साइज है, मूल आकार है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा अनेक मशीन टूलों को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए आप इंग्लिश देख लीजिए आपके यहाँ पे, सेवरल मशीन टूल कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कंप्यूटर इन। तो ऑप्शन है इसमें एनसी मशीन, सेकेंड ऑप्शन है आपका सीएनसी मशीन, सी ऑप्शन है आपका डीएनसी मशीन, और आपका डी ऑप्शन है सीसीएनसी मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है उसको आप ध्यान में रखिएगा, यह डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका राइट वाला, ऑप्शन नंबर सी। जो डीएनसी मशीन है यह सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा अनेक मशीन टूलों को नियंत्रित कर सकती है। तो सी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें आपको बताना है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग के साथ एक बार में अक्षर में रैपिड प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रैक्टिस कौन सा है। क्या बोला है इसमें, इंग्लिश देख लेते हैं इसका। विच सीएनसी प्रोग्राम इट इज़ गुड प्रैक्टिस ऑफ टू प्रोग्राम और रैपिड मोशन इन एक्सिस एट द टाइम। एट द टाइम मतलब आपको एक टाइम में बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर 4, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे 3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2, और डी ऑप्शन है यहाँ पे 1। तो जो सीएनसी मशीन होती है इसमें प्रोग्रामिंग के साथ एक बार में कितने अक्ष में रैपिड मोशन प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रैक्टिस है। यहाँ पर पूछा है अच्छा प्रैक्टिस, ना कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक अक्ष में रैपिड मोशन प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रैक्टिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। इस लेथ में किस लेथ के लिए बहुत अच्छा उच्च कौशल वाले प्रचालक की आवश्यकता होती है। क्या बोला इसमें, इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ दिस लेथ रिक्वायर्ड वेरी हाई स्किल्ड फॉर ऑपरेटर। आपको बताना है कि कौन सी लेथ मशीन होती है जिसमें एक अच्छे कुशल कारीगर की या स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा सेंटर लेथ के लिए पॉसिबल है, कैपस्टन लेथ के लिए है, टरेट लेथ के लिए है, या इन सभी को समान रूप से उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सेंटर लेथ। जो सेंटर लेथ होती है इस लेथ को चलाने के लिए एक उच्च कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर जॉब को सेट करना, टूल को सेंटर हाइट पर सेट करना यह कठिन होता है। लेकिन जो कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ होती है इनमें कई क्रियाएं होती है जो ऑटोमेटिक होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेंटर लेथ इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यह पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया था, अगर आपको याद होगा तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उस परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का, और इसमें पूछा है इनमें से किस लेथ में ऑटोमेशन की डिग्री न्यूनतम होती है। मतलब कि यहाँ पर पूछा है आपको कि विच ऑफ द लेथ हैज़ द लोएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। इसमें कौन सी लेथ मशीन है जिसमें ऑटोमेटिक जो हम क्रिया करते हैं वो कम से कम होती है। देखिए ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन है इसमें सेंटर लेथ, सेकेंड ऑप्शन है इसमें कैपेस्टन लेथ, और सी ऑप्शन है आपका टरेट लेथ। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था जो कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ होती है इसमें अधिकांशतः क्रियाएं क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। लेकिन सेंटर लेथ में ऐसा नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर लेथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया था कि किस लेथ मशीन में ऑटोमेशन की डिग्री न्यूनतम होती है, तो सेंटर लेथ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। इसमें क्या पूछा है कि टरेट लेथ पर टरेट हेड को प्राय पर चढ़ाते हैं। जो टरेट लेथ का टरेट हेड होता है, हेड के बारे में पूछा है इसमें, न कि टूल के बारे में। देखिए इंग्लिश भी देख लेते हैं। टरेट हेड ऑन अ टरेट लेथ इज जनरली माउंट ऑन। किस पर माउंट किया जाता है, क्या स्लाइड पर, सेडल पर, रेम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा टरेट हेड होता है वह सेडल पर माउंट किया जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइनाइड मेथड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक तरीका है। जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है उसमें जो साइनाइड मेथड होती है यह किस चीज़ का तरीका है। क्या यह नॉर्मलाइजिंग का है, टेम्परिंग का है, केस हार्डनिंग का है, या एनिलिंग का है। तो जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमारी साइनाइडिंग होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, केस हार्डनिंग का एक प्रक्रिया है साइनाइडिंग। आप देख सकते हो जो हमारी हार्डनेस की प्रोसेस होती है उसमें केस हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, साइनाइडिंग और कार्बोनाइजिंग आदि आते हैं। तो जो केस हार्डनिंग होती है उसी की एक प्रोसेस होती है साइनाइडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
केस हार्डनिंग इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निर्माण के समय निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एश्योर्स दैट। आपको बताना है कि जो हम इंस्पेक्शन जो होता है, यह हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं, जब पार्ट बनते हैं, चाहे वो मास प्रोडक्शन में बने चाहे नहीं, तो यही बताना है आपको कि निर्माण के समय जो निरीक्षण जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उससे क्या सुनिश्चित किया जा सकता है। क्या उससे प्रोसेस नियंत्रणाधीन कर सकते हैं, उत्पाद स्पेसिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं, गुणवत्ता समस्याएं दूर कर सकते हैं, या कामगारों को प्रेरित किया जा सकता है। क्यों किया जाता है इंस्पेक्शन, यही इसमें पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है कौन, जो निरीक्षण या इंस्पेक्शन होता है वही। तो बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का, बाल बियरिंग का कौन सा बाल एक दूसरे से टकराने से रोकता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बियरिंग का जो इंटरनल भाग होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ पावर है, बस उसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इंटरेस्टिंग क्यों है वह भी आपको पता लग जाएगा। जो बाल बियरिंग होता है इसका कौन सा पार्ट एक दूसरे से टकराने से रोकता है। क्या इनर रेज होती है, आउटर रेज होती है, इनर रेज और आउटर रेज दोनों होती हैं, या केज होती है। जो हमारा बियरिंग होता है, आपने अगर बियरिंग देखा ही होगा, लगभग सभी स्टूडेंट ने बियरिंग देखा ही होगा, तो बियरिंग में जो अंदर जो बॉल लगे होते हैं इनको एक दूसरे से टकराने के लिए कौन रोकता है, तो इनके बीच में केज लगी होती है। एक पदार्थ का एक पट्टी बनी होती है जिसको हम केज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केज इसका सही उत्तर हो जाएगा। केज होती है जो बियरिंग जो होता है उसके बॉल को टकराने से रोकती है। तो केज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेरिंग के अक्ष के समानांतर प्रयुक्त भार को क्या कहते हैं। जो बियरिंग होता है इसके अक्ष के समानांतर प्रयुक्त भार को क्या कहते हैं, यही पूछा है इसमें। ऑप्शन है इसमें थ्रस्ट लोड, सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्सियल लोड, सी ऑप्शन है आपका कंसेंट्रिक लोड, और डी ऑप्शन है आपका सेंट्रल लोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो हो जाएगा थ्रस्ट लोड। जो बियरिंग होता है और इसके अगर अक्ष के समानांतर भार दे दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट लोड कहते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह हमारे आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो नए लोग जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी। चलिए मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।